नमस्कार दोस्तों, विजडम वेव हेल्प्स चैनल पर आपका स्वागत है। किंवदंती है कि बुद्ध एक बार जेतवन में उपदेश दे रहे थे और अंत में उन्होंने कहा, उठो, समय निकला जा रहा है। 1 घंटे बाद वे अपने सबसे करीबी शिष्यों के साथ बाहर निकले, जिनमें हमेशा सेवा करने वाले आनंद और हमेशा जिज्ञासु शारिपुत्र शामिल थे। बड़ी संख्या में लोग अभी भी वहां मौजूद थे, जो प्रबुद्ध ऋषि की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। बुद्ध दरवाजे के पास एक शांत कोने में रुके ताकि भीड़ छंट जाए और वे वहां से गुजर सकें। तभी एक महिला ने उन्हें देखा और दौड़कर आई। तथागत, उसने झुककर कहा, मैं एक नर्तकी हूं और मुझे शहर के सबसे अमीर व्यापारी की हवेली में नृत्य करना था। यह बात मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गई थी, लेकिन आप तो सर्वज्ञ हैं। जब आपने यह कहकर अपनी बात समाप्त की, उठो, समय बीत रहा है, तो मुझे आज की अपनी प्रतिबद्धता याद आ गई। मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं, कम है। आज मुझे जो भी मिलेगा, उसका आधा हिस्सा मैं आपके चरणों में अर्पित करूंगी। बुद्ध मुस्कुराए और उसे आशीर्वाद दिया। वे मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि एक आदमी बुद्ध के पास आया और उनके पैर पकड़ लिए। बुद्ध ने उसे उठने को कहा। हे शास्ता, उस आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि आप कभी किसी का न्याय नहीं करते, इसलिए मुझे अपना सच आपके सामने स्वीकार करना चाहिए। कई महीनों से मैं एक अमीर आदमी के घर पर नजर गड़ाए हुए हूं, जहां मैं घुसकर चोरी करना चाहता हूं। आज मैंने उसे आपके प्रवचन में भाग लेते हुए देखा और बाद में अपने परिवार को बताया कि वे दूसरे शहर जा रहे हैं। आपकी आखिरी पंक्ति, उठो, समय समाप्त हो रहा है, एक झटके के रूप में आई। मुझे पता है कि आपने मुझे संकेत दे दिया है और मैं आज रात अपने मिशन में सफल होने जा रहा हूं। अगर मुझे अच्छा इनाम मिलता है, तो मैं हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ दूंगा। बुद्ध ने तीसरे व्यक्ति में खुद का जिक्र करते हुए उस व्यक्ति से कहा, तथागत केवल मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। तथागत कभी किसी को ऐसा कुछ करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे जो किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई को नुकसान पहुंचाता हो। मैं बस इतना जानता हूं कि धर्मोपदेश में आपकी अंतिम टिप्पणियां मेरे लिए थीं, उस व्यक्ति ने कहा और बुद्ध से बहुत सम्मान के साथ विदा ली। इससे पहले कि बुद्ध कुछ कह पाते, वह आदमी भाग गया। कितना अजीब आदमी है, शारिपुत्र ने आनंद से फुसफुसाते हुए कहा। आनंद ने भी हंसते हुए कहा, आलोचना मत करो। बुद्ध ने धीरे से उन दोनों को डांटा। जल्द ही यह खबर फैल गई कि जागृत ऋषि अपने शिष्यों के साथ विहार के बाहर टहल रहे हैं और भीड़ फिर से इकट्ठा होने लगी। बुद्ध ने वापस जाने का फैसला किया। तभी एक बूढ़ा आदमी, जो किसी अमीर व्यक्ति के लिए उपयुक्त अच्छे कपड़े पहने हुए था और सजधज कर खड़ा था, बुद्ध को रोककर आगे बढ़ा। हे भंते, सदा दयालु बुद्ध, उन्होंने हाथ जोड़कर और आंखें भरकर कहा, पूरी जिंदगी मैं भौतिक चीजों के पीछे भागता रहा, इस लक्ष्य और उस लक्ष्य का पीछा करता रहा। ज्यादा शोहरत, ज्यादा सोना, आलीशान महल, व्यभिचार, छलकपट और अनैतिक विचार, यही मेरे जीवन का सारांश है। किसके लिए, किस लिए, मैं सोचता हूं। आपके आज के प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी। खास तौर पर जब आपने इतने दृढ़ विश्वास के साथ समापन वक्तव्य दिया, उठो, समय बीत रहा है, तो मैं तुरंत समझ गया कि यह मेरे लिए था। मैंने भौतिक प्रयासों से हटने और निर्वाण की ओर लगन से काम करने का फैसला किया है। मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा? बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और अपने निवास स्थान पर लौट आए, जहां वृक्ष, पक्षी, हिरण और शांत एकांत उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आनंद ने उनके पैर धोए और शारिपुत्र ने उन्हें नारियल पानी पिलाया। अनुरुद्ध और सुभूति ने उन्हें पंखा झलना शुरू कर दिया, जबकि नंद और उपाली ने पानी की बाल्टियां भरकर उनकी विश्राम कुटिया की फूस की दीवारों पर छिड़ककर उसे ठंडा किया। मेरे आध्यात्मिक पुत्रों, ध्यान दो, बुद्ध ने उन्हें पास बुलाया। तथागत ने पूरी मंडली के सामने एक ही बात कही थी, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका अलग अलग मतलब था। हर किसी ने अपनी समझ, सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार इसकी व्याख्या की। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारी मुक्ति सिर्फ तुम पर निर्भर करती है।
मुक्ति पर एक और बुद्ध कथा यहां पढ़े। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब दूसरा व्यक्ति हमारे कामों को या फिर हम उनके कामों को स्वीकार नहीं करते तो हम संघर्ष में पड़ जाते हैं? उनके काम सही नहीं लगते, या इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका नजरिया हमारे जैसा नहीं है। हो सकता है कि वे एक ही संस्कृति में पले बड़े हों, हो सकता है कि उन्होंने आपके जैसे ही स्कूल में पढ़ाई की हो सकता है कि वे आपके जैसे ही घर में पले बड़े हों, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वे दुनिया को एक ही नजर से देखते हैं। उपरोक्त कहानी में उन्होंने सही दृष्टिकोण पर बहुत जोर दिया, जिसका अर्थ है एक ऐसा दृष्टिकोण जो अहिंसक हो, विचार, भाषण और कार्यों में, कि मैं जो महसूस करता हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और सबसे बढ़कर जो कुछ भी मैं अनुभव करता हूं वह मेरे कार्यों या मेरी कंडीशनिंग, जीवन के दृष्टिकोण को पढ़े का परिणाम है। वास्तव में 8 गुना महान मार्ग एक सही दृष्टिकोण से शुरू होता है, क्योंकि उनके अनुसार, और मैं भी सहमत हूं, एक संपूर्ण समझ के अभाव में बाकी सब बिखर जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सम्यक दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं। 1. हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। 2. मृत्यु अंत नहीं है। 3. हमारे कार्यों और विश्वासों के परिणाम मृत्यु के बाद भी होते हैं। अगर 2 लोग दुनिया को एक ही नजरिए से देख सकते हैं तो उनमें एक दूसरे के साथ कोई टकराव नहीं होगा, और आमतौर पर यही पूरा संघर्ष होता है, दूसरे व्यक्ति को अपना नजरिया दिखाने में मदद करना या खुद को उनका नजरिया दिखाने में मदद करना। मैंने महसूस किया है कि यह वेतन हमेशा मौद्रिक नहीं होता है, अक्सर यह हमारी नैतिकता और सामाजिक कंडीशनिंग के रूप में हमारी दृढ़ मान्यताओं से अधिक कुछ नहीं होता है, जिसका सामना हम व्यक्तिगत, पारस्परिक और पेशेवर स्तर पर हर समय करते हैं। किसी भी स्थिति में वांछित परिणाम प्राप्त करना लगभग पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरे व्यक्ति को अपनी कहानी पर राजी कर पाते हैं या नहीं। 2 लोगों या संस्थाओं के बीच शांति तभी बनी रह सकती है जब वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझ सकें। इसके बारे में सोचें। यह सभी संघर्षों का मूल कारण है। हमारे संघर्षों का आधार दूसरा व्यक्ति या पक्ष यह नहीं समझता कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं, या वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और इसके विपरीत भी, हम उनके तरीकों को स्वीकार या समझ नहीं पाते हैं। प्रतिमान बदलने, रंगीन लेंस को हटाने और दुनिया को जैसी है वैसी ही देखने का साहस रखने के लिए धैर्य, सहानुभूति और ज्ञान, कभी-कभी मार्गदर्शन भी, की आवश्यकता होती है। वास्तव में विचारों की गैर परीक्षा अच्छे ध्यान के 6 सिद्धांतों में से एक है। जब तक आप पानी को हिलाना बंद नहीं करते, तब तक आप यह नहीं देख सकते कि तालाब की सतह पर क्या है। जब मन निर्णय और विश्लेषण से उग्र हो रहा हो, तो उसे शांत करना, ताकि आप चीजों को वैसी ही देख सकें जैसी वे हैं, यही ध्यान है। यही मेरा सही दृष्टिकोण से तात्पर्य है। यहां आपके लिए माइंडफुलनेस पर एक और बुद्ध की कहानी है। तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? मुल्ला नसरुद्दीन के मित्र ने एक दिन उससे पूछा। यह बहुत आसान है मेरे दोस्त, मुल्ला ने कहा। मेरी पत्नी बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। चाहे मेरा दिन कितना भी तनावपूर्ण क्यों न हो, मैं घर जाता हूं और उसके साथ एक शांत, अंतरंग शाम बिताता हूं और मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है। सच में यह काम करता है, मेरा विश्वास करो। उसके दोस्त ने उसे बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। करीब 2 हफ्ते बाद, जब मुल्ला खाना खा रहा था, तो उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह उसका दोस्त था जो उदास दिख रहा था। तुम यहां? अभी? सब ठीक है? मुल्ला ने कहा। मैं बहुत तनाव में हूं, मुल्ला, उसने कहा, और मैं तुम्हारी पत्नी के साथ एक शांत शाम बिताने के लिए तैयार हूं। अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने का मेरा क्या मतलब है। ऐसा नहीं है कि हमें वही करना चाहिए जो वे अपनी दुनिया में करते हैं। अक्सर इसका मतलब बस इतना होता है कि हम अपनी दुनिया में संभावनाओं की एक पूरी श्रृंखला लेकर आते हैं, ताकि हम स्थिर और प्रतिगामी न बन जाए। आखिरकार, किसी भी स्तर पर प्रगति एक नए जीवन के तरीके, एक नए आयाम, दूसरे दृष्टिकोण को स्वीकार करने से ज्यादा कुछ नहीं है। खुद को चुनौती दें।
एक नए जीवन की यात्रा एक नई सोच से शुरू होती है। जागो, समय बीत रहा है।